आगरा एक्सप्रेसवे हादसे को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 18 लोगों की मौत की वजह बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था थी। अखिलेश व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने कहा कि वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़े किए थे। सीसीटीवी के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई। हाईवे पुलिस कहाँ थी? क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची? अगर गाड़ी खराब थी तो टोइंग सहायता क्यों नहीं पहुंची? अखिलेश ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे पर हर दिन करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या पैसा एक्सप्रेसवे के व्यवस्थापना और प्रबंधन में नहीं लग रहा है? तो ये बड़े आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदार भाजपा सरकार है, उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर हर दिन करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, तो क्या इसको ठीक ढंग से लगाया नहीं जाता है? क्या इसकी व्यवस्थापना पर इस पैसे को नहीं लगाया जाता है? तो ये बड़े आरोप लगाए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे हादसे को लेकर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि यहाँ पर लापरवाही हुई है। 18 लोगों की मौत की वजह बीजेपी की लापरवाही है। यहाँ पर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था यहाँ पर है, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था होते हुए वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा था। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। यूपी में 10 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। प्रवीण सिंह चौहान एएसपी कुंभ मेला प्रयागराज, अनित कुमार उप सेना नायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, अवनीश कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध मेरठ का चार्ज, वहीं प्रदीप कुमार वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक जालौन का चार्ज दिया गया है। वीरेंद्र कुमार उप सेना नायक एसएसएफ बने हैं लखनऊ। पीयूष कुमार सिंह बनाए गए हैं एडीसीपी गाजियाबाद। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और यहाँ पर पीपीएस अफसरों का बड़ी संख्या में यहाँ पर फेरबदल किया गया है, जिस फेरबदल में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। यूपी में 10 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में प्रवीण सिंह चौहान को एएसपी कुंभ मेला प्रयागराज बनाया गया है, जहां पर ये बड़ी जिम्मेदारियों को दी गई है। अनित कुमार को उपसेना नायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज बनाया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 10 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो प्रवीण सिंह चौहान को एसपी कुंभ मेला प्रयागराज बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज की जिम्मेदारी अनित कुमार को दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो अवनीश कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध मेरठ का चार्ज दिया गया है। तो 10 पीपीएस अफसरों के तबादले हुए। प्रदीप कुमार वर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक जालौन का चार्ज दिया गया है। अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और फेरबदल किया गया है। वीरेंद्र कुमार उप सेना नायक एसएसएफ लखनऊ बनाए गए हैं। तो 10 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफ़र हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनके कार्यभार में बदलाव भी किया गया है। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। पीयूष कुमार सिंह को एडीसीपी गाजियाबाद बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और यहाँ पर प्रयागराज कुंभ मेला की जिम्मेदारी एसपी कुंभ प्रवीण सिंह को दी गई है। इसके अलावा अनित कुमार उपसेना नायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अवनीश कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध मेरठ का चार्ज दिया गया है। तो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीयूष कुमार सिंह एडीसीपी गाजियाबाद बनाए गए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार को उप सेना नायक एसएसएफ लखनऊ का चार्ज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा को बनाया गया है अपर पुलिस अधीक्षक जालौन। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो पीपीएस अफसरों के बड़ी संख्या में इनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बात करें कि निश्चित रूप से चुनाव के पहले से लंबित चली आ रही थी प्रक्रिया, और उत्तर प्रदेश में जो पीपीएस हैं इनका तबादला जो है वो रुका हुआ था। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की जो तैनाती की गई है, निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। आपने देखा कि लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोगों का नाम है जिनको कोई प्रभार न देकर उनको पीएससी में भेज दिया गया है, और चाहे वो प्रदेश कोई भी हो, अगर सिविल पुलिस से आप पीएससी में भेजे जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एक तरह से आपको ये जो है अनुशासन से जुड़ी हुई एक सजा दी गई है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पीएससी भेजा गया है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जिलों की कमान सौंपी गई है, जिलों में उनकी नियुक्ति की गई है, और ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गृह विभाग जो है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, तो जो एक एक नियुक्तियां होती हैं, एक एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उस पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है निगाह रहती है, और इसी क्रम में ये तबादला हुआ है। रवि, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक समझाया कि इस वजह से जिसकी जितनी जिम्मेदारी जिसको दी जा सकती है, जिसकी जो क्षमता है, उसके कामों को देखते हुए ही ये पदभार दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एडीजी ट्रैफिक के अधिकारियों को निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा है सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाएं, मुख्य मार्गों पर ढाबा और होटल पर पार्किंग व्यवस्था को भी करें। रात में दिखाई देने वाले ग्लो साइन बोर्ड भी लगाए जाएं ताकि किसी तरीके के कोई हादसे ना हो। यहाँ पर जब रात को गाड़ियाँ चलें तो ग्लो साइन बोर्ड की वजह से उनको साफ दिखाई दे। तो ये निर्देश दिए गए हैं, और इन निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है कि हर सूरत में इन निर्देशों का पालन होना चाहिए। एडीजी ट्रैफिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सड़क हादसे रोकने के लिए आपको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहना होगा, तभी जाकर सड़क हादसे रुक सकते हैं। ड्राइवरों को भी जागरूक करें, ऐसा अभियान चलाएं कि आप ड्राइवरों के साथ बातचीत करें, गोष्ठियां करें उनके साथ, उनको समझाएं कि किस तरीके से वाहनों को चलाएं और किस वक्त चलाएं, और ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। साइन बोर्ड लगाने के लिए जो ग्लो साइन बोर्ड है उनको लगाने के निर्देश भी हैं, ताकि सड़कों पर किसी तरह की कोई दिक्कत वाहन चालकों को ना हो। आगे बढ़ेंगे। मॉस्को में भारतीयों के बीच पीएम मोदी के जय जगन्नाथ के नारे लगाने पर विपक्ष हमलावर है। बाराबंकी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों का आस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान राम को केवल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। अयोध्या, श्रावस्ती और चित्रकूट हार गए। जब ये सारी सीटें हार गए तो इनको लगा कि अब उनकी राजनीति में राम के नाम का मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में अब पीएम मोदी भगवान जगन्नाथ का नाम लेने लगे हैं, लेकिन जब उड़ीसा हार जाएंगे तो उनको भी भूल जाएंगे। हार गए, रामेश्वरम में भी नहीं है, रामेश्वरम में भी नहीं है ये। तो जब सारे राम के नाम की सीट हार गए, से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान को, भगवान श्री राम को, भगवान जगन्नाथ को ये एक तरह से राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। आज जब ये अयोध्या हार गए, और जब ये श्रावस्ती हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम में भी नहीं है, रामेश्वरम में भी नहीं है ये, तो जब सारे राम के नाम की सीट हार गए तो इनको लगा कि अब राम के नाम का कोई मतलब नहीं रह गया इनकी राजनीति में। तो राजनीति बस करना है। हम देखिए, पहले हम लोगों को पता नहीं चलता था कि समाज के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आज जब मोबाइल का ज़माना है, आज जब सूचना एक सेकंड में दुनिया के कोने में कहीं भी पहुंच सकती है, तो जब सूचना मिल रही है, जिस तरह से जो समाज के ऊपर अत्याचार आज भी हो रहे हैं, तो उसको संभालने की ज़रूरत है। और यही लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी इसी लड़ाई के बारे में बात करते हैं, और इसी न्याय की वो बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उधर बदायूं में तहसील दातागंज के ग्राम पथरामई में डीएम ने अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही डीएम ने ग्राम जटा, ठुकरीन गला, फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर बनाई जा रही पुलिया का भी निरीक्षण किया, और मौके पर मौजूद कई विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ की स्थिति जनपद में सामान्य है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले ऊपर से कुछ पानी छोड़ा गया था, तो उसको देखते हुए हम लोग हालात पर नजर रखे हुए हैं।
कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि जहाँ पर अचानक पानी बढ़ता है। तो जनपद में जो गंगा जी का पानी है वो तहसील सहसमान क्षेत्र से प्रवेश करता है और दातागंज तहसील से होकर यहाँ से बाहर चला जाता है। दोनों स्थानों को हम लोगों ने देख लिया है। पानी अब सहसमान तहसील में अब घटना शुरू हो गया है। कुछ गांवों को पानी ने स्पर्श किया था, लेकिन आज से वहाँ गिरावट दर्ज की गई है। तो एहतियात के तौर पर सारी जगह देखकर हम लोग लोगों को सचेत कर रहे हैं और आशा की जाती है कि सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी। तैयारियां अच्छी हैं, हर फ्रंट पर तैयारी कर ली गई। आवश्यक जो व्यवस्थाएं थी उनको समय से करा लिया गया है और बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही हम लोगों को बिल्कुल आशा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। हमीरपुर के बिवाड़ थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के बाद गांव के प्राइमरी स्कूल परिसर में शिक्षा मित्र के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना बिवाड़ के गांव अतरगा में सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मृतक है उनकी पहचान संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जो कि अतराल गांव के रहने वाले हैं, उनकी उम्र करीबन 45 वर्ष के रूप में हुई थी। परिवार वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि कल शाम को वो 6 बजे के लगभग अपने कुछ मित्रों के साथ निकले थे। उसके बाद वो घर पर वापस नहीं आए। करीबन 6:45 बजे के आसपास घर से निकले। आप इनके भाई हैं? जी मैं भाई हूँ उनका। मोहल्ले में ही पीते पाते रहे, कहीं चाट खाते रहे, दुकान कहीं कहीं बैठे रहे। फिर घर पे मोहल्ले वाले भी लड़कों के साथ किसी के साथ मिलकर अब कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। इस मोहल्ले में कई लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले में भी आए हैं, यहाँ बैठे रहे हैं। कितने टाइम का मामला है? करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खुलिया बैठे थे जी। उसकी बात पर जानकारी नहीं हुई कैसा क्या। सुबह हमें जानकारी हुई और ये बताई हुई बात है कि कैसा क्या लड़के ढूंढते रहे, लड़के उनके बच्चे ढूंढते रहे, सब लोग जानकारी लेते रहे, फ़ोन में पता करते रहे। फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं, पास में फ़ोन भी नहीं देता और सुबह जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, क्या करते हैं? ये बस के साथ ही जाते हैं। बच्चे हैं इनके? हाँ, 2 बच्चे। सदर बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिस पर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालात यह है कि जिले का एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश कुमार सिंह पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। दो घंटा हुआ, 2.5 घंटा 3 हो गई। हाँ, कई जगह बह बस यह खाली बात। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही? अब परेशानी भी हुआ, आवाज जाके ले पूरा बिया बाल समझो सब बूढ़ गया। समय यह है अब आवाजाही बंद है, बिया बाल समझो बूढ़ गए, खेती बाड़ी नहीं बैठाए गवा है। देखिए, ये गांव मैरुंड है। कल से ही यहाँ पर जो यहाँ की आवश्यकता है उसके मुताबिक नाव की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे और भी नाव की व्यवस्था के लिए मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही में यहाँ मोटर बोट की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। बाकी यहाँ के अभी प्रधान से भी बात हुई है, उन्होंने और कोई इस तरह से अभी खाने पीने की कोई जो है समस्या नहीं है। और यहाँ पर जो भी राहत शिविर है उस राहत शिविर पर जो भी लेखपाल हैं और तहसील स्तरीय जो कर्मचारी हैं जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, वो सब लोग यहाँ पर जो है निरंतर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कुछ अभी समस्या बताई गई, कुछ लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी होनी है, तो उनके लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाकर उनका परीक्षण करा लिया जाए और जब जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसको जो है जो भी जो चिकित्सकीय उपचार है वो जो है दिला दिया जाए। बाकी हम लोग, मैं और आईजी साहब आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में जो भी बाढ़ से प्रभावित और आज की जो स्थिति है उसका यहाँ पर निरीक्षण किया है और अभी हम लोग वहाँ जाएंगे सिद्धार्थनगर में और इसके संबंध में एक विस्तृत बैठक तैयारी के संबंध में और आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए क्या क्या कार्रवाई जो है करनी है उसको हम लोग युद्ध स्तर पर कराएंगे। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं और जो स्थिति है उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ वहाँ पर काम किया जा रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे रवि जी कि सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें बाढ़ का हालात जैसा हालात है। कई गांव ऐसे भी हैं बाढ़ में कि पानी घुस चुका है गांव में और लगभग कई गांव ऐसे भी हो चुके हैं जो पूरी तरह से गांव को मैरून हो चुके हैं और वहां पर मौके पर प्रशासन द्वारा सुबह जो है व्यवस्था की जा रही है, जो नाव की व्यवस्था है, बोट की व्यवस्था वहां पर की जा रही है और लोगों को
जो आवश्यक सब वस्तुएं की है उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से उस गांव के लिए लगा हुआ है और पूरे जिले में निरीक्षण कर रहा है जहां पर बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। जी अभी क्या वहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थिति भी बन गई है कि लोग फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है? गाँव में क्या घरों के भीतर भी पानी घुस चुका है? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था, जैसे ही पहले ही जिला प्रशासन को पता चला था कि आखिर बाढ़ का लगातार बढ़ता जा रहा है नदियों का जलस्तर, तो कहीं ना कहीं पहले से ही जिस तरीके से 2022 में बाढ़ का मंजर सिद्धार्थ में देखने को मिला था, तो जिला प्रशासन पहले से उस गांव में जाकर जहां से सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप रहता वहां के लोगों को पहले से ही निकालने का प्रयास कर लिया था कि आप लोग गांव में घर से अपने अपने बाहर आ जाएं, कहीं ऊंचे जो बाढ़ स्थल बनाया गया है, चौकियां बनाई गई वहां पर आ जाएं, क्योंकि जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, और उसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा। और वहीं आपको बता दें कि जो कुछ लोग घर में थे उनको भी रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया और पूरी तरह से गाँव के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर किया, खाने पीने की व्यवस्था की गई, नाव बोट की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई। वहीं जिला के अधिकारी लगातार अपनी पूरी निगाहें बनाए हैं। कमिश्नर बस्ती अखिलेश सिंह द्वारा भी निरीक्षण किया गया और वहां पर जो भी कमियां थी उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। जी ठीक है, ठीक कहा आपने श्याम सुंदर शुक्ला कि यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन जो आवाजाही है उसमें जरूर दिक्कतें तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। शहर के हनुमत धाम, रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के कई बस्ती, ख्वाजा फिरोज, दलेलगंज, लोदीपुर समेत कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। खन्नौत नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाके जल भराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए हैं। वहीं सड़कों पर मोहल्लों के अंदर पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोगों ने प्रशासनिक सुविधाओं को ना के बराबर बताया। बाढ़ की स्थिति बहुत तेज हो रही है। हम लोग यहाँ मैं रोड पे खड़े हुए हैं, सब पूरा डूबा पड़ा हुआ रोड है और जो प्रशासन कोई शक्ति नहीं दे रही है। लोग घरों में डूबे पड़े हुए हैं, बहुत ही पानी बढ़ रहा जोरों से, बढ़ रहा। रात में और बारिश तेज आ रही है, सब लोग यहाँ पे जो है रोड निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर के भी कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को रेस्क्यू अभियान चलाकर घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभियान जारी है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ पूरा प्रशासनिक अमला बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने में जुटा है। घरों के अंदर कमर से ऊपर तक पानी घुस आया है। रायबरेली स्थित IDTR ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस सुरक्षा शाखा के 2 दर्जन से ज्यादा जवानों ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। बता दें कि IDTR में हल्के और कमर्शियल वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने ट्रेनिंग ले रहे जवानों को बताया कि किस तरह से वे अपने वाहन को चलाएं। साथ ही यातायात संबंधी नियमों की जानकारी भी जवानों को दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आज यहाँ हमारे मुख्य सुरक्षा शाखा से करीब 25 पुलिस के जवान जो चालक हैं उनकी ट्रेनिंग हुई और उसकी ट्रेनिंग हमारे ARTO प्रशासन बिजनौर साहब ने दिया। यहाँ हैं PTO मैडम रेहाना और RI साहब, सब लोग परिवहन विभाग के यहाँ ट्रेनिंग किए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण रहा है और उसमें अनेक तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई और ड्राइविंग के दौरान जैसे फ्लीट ले जा रहे हैं उसमें क्या क्या किन किन पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा, इसको विशेष गहराई के साथ बताया गया और ये कार्यक्रम बहुत ही फ्रूटफुल रहा है और इससे हमारे ड्राइवर काफ़ी लाभान्वित हुए हैं।